Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, मैं रोशन तिवारी आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे एक बार पुनः आप सब स्वागत करता हूं। आप सबों से आग्रह होगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग अध्याय 6 के जैव क्रम प्रक्रम कक्षा 10 के विज्ञान का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है में अभ्यास के बीच में जो प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें। आपका कमेंट, लाइक और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और मैं आगे और भी सुविधाजनक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस अभ्यास में पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य में वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन के लिए, आप जानते हैं। उसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी। स्वपोषी में पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सब की आवश्यकता होती है, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद है पायरूवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड का जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट का विखंडन होता है, विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, ठीक है। चलिए आगे है पांचवा प्रश्न आपका। पांचवा प्रश्न कहता है कि हमारे भोजन में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। हमारे भोजन में वसा का पाचन मुख्य रूप से क्षुद्रांत में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वसा का पाचन कहाँ होता है, तो क्षुद्रांत में, ठीक है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अग्न्याशय से स्रवन प्राप्त करती है। यहाँ पित्त लवण द्वारा भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी गोलिका को छोटी गोलिका में खंडित कर दिया जाता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्न्याशय से आने वाले अग्न्याशयिक रस इन छोटी गोलिकाओं वाले वसा को लाइपेज एंजाइम के माध्यम से पचा देता है। समझ में आ गया। एंजाइम जो है अंत में क्या होता है, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है छठा नंबर का क्वेश्चन। छठा नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है, इसको बताइए। तो देखिए, भोजन के पाचन में लार की अहम भूमिका है, ठीक है। आहार का स्तर बहुत क्या होता है, कोमल होता है। लार संपूर्ण भोजन में फैलकर उसे चबाने एवं गीला करने में क्या करती है, मदद करती है, ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। लार में उपस्थित एंजाइम, जिसे एमिलेस कहते हैं, स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि भोजन के पाचन में जो है लार की अहम भूमिका है, ठीक है। लार जो है का स्तर काफ़ी कोमल होता है, ये भोजन में फैल जाता है और भोजन को गीला कर देता है और चबाने लायक बना देता है उसे, ताकि ये मार्ग में आसानी से, इसका जो मार्ग है वो उधर आसानी से चला जाए। साथ ही लार्ज में जो एंजाइम उपस्थित होता है, उपस्थित एंजाइम जिसे एनिमिल कहते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमिलेस एंजाइम जो होता है वो स्टार्च के जटिल अणुओं को शर्करा में विखंडित कर देता है। समझ में आ गया। चलिए आगे सातवां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सातवां नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उत्पाद क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, उत्पोद है, यहाँ पर उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए,
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या सब चाहिए, ठीक है, और इसका उत्पाद क्या होता है। तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य है, सूर्य का प्रकाश, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है। जो स्वपोषी है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, जल तथा क्लोरोफिल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन स्वपोषी भोजन के उत्पाद का मुख्य उत्पाद है, यानी कि स्वपोषी के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये मुख्य उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगा तो इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होते हैं। देखिएगा, यही प्रश्न जो है कभी कभार ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन क्या है इसको कहकर पूछा जाता है। तो आप घबराइएगा नहीं, ऑक्सी श्वसन बोले या वायवीय श्वसन बोले, अनऑक्सी श्वसन बोले या अवायवीय श्वसन बोले, दोनों एक ही प्रकार का है। चलिए, इस तरह का श्वसन किन जीवों में पाया जाता है वो भी पूछा गया है, तो देखते हैं। देखिए, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है और श्वसन के उपरांत जो है CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है, ठीक है। अधिक मात्रा में इसमें ऊर्जा यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगा, जबकि अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है इसमें, और श्वसन के उपरांत CO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, C2H5 और OH उत्सर्जित होगा। अपेक्षाकृत इसमें अवायवीय में कम ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखिए, अवायवीय श्वसन कुछ जल युक्त पौधों की जड़ों में, कुछ परजीवी कीड़ों में, जानवर की मांसपेशियों में और कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे खमीर में होता है। याद रखिएगा, ये आप पौधे में, जलीय पौधे की जड़ों में होता है, कुछ कीड़े में होता है, परजीवी कीड़े में, जानवर की मांसपेशियों में, और कुछ की अब इसमें खमीर जो है ना, कुछ तो इसमें शब्द दिया है, लेकिन खमीर आप स्पेशली रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न। 9वां नंबर का प्रश्न आपका कहता है कि गैसों में अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित होती है। गैसों में अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित होती है। तो देखिए, फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे कूपिका कहते हैं। इसका भीतरी भाग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और ये नलिकाएं एक विस्तृत सतह का निर्माण करती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायु विस्तृत कूपिकाओं में भर जाता है। ये कूपिकाएँ फेफड़ों में बहुत कम जगह में स्थिर होती है, लेकिन जब इसमें हवा भर जाता है तो ये फूलकर बड़े क्षेत्र में क्या होती है, फैल जाती है और गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्र क्या करती है, प्रदान करती है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा तो क्या होगा। तो हमारे शरीर का मुख्य कार्य, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य शरीर के समस्त कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण शरीर के समस्त भागों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच सकता है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और हम कमजोरी तथा थकान का अनुभव
करेंगे। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे कार्य करने के लिए ऊर्जा मुक्त होती है। और यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ऊर्जा नहीं प्राप्त होगा, हम क्या हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा, हम कमजोरी तथा थकान का अनुभव करेंगे। इसी तरह से 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 11 नंबर में प्रश्न है, मनुष्य में दोहरी परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। दोहरी परिसंचरण का देख लीजिए, मनुष्य तथा अन्य कोशिकीय जीवों में रक्त हृदय से होकर 2 बार जाता है, इसीलिए यह प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय में 4 प्रकार की कोशिकीय अंग होते हैं, इसके ऊपर 2 कोष्ठक अंगों को अलिंद तथा नीचे का जो 2 होता है उसको निलय कहते हैं। इसमें याद रखिएगा, हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जो ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर जो 2 कोष्ठक होगा उसको अलिंद, और नीचे की ओर जो 2 कोष्ठक होगा उसको क्या कहेंगे, निलय कहेंगे। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाईं ओर स्थित कोष्ठक में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद क्या होता है, शिथिल हो जाता है। जब अगला कोष्ठक फैलता है तो तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। जब पेशीय बाह्य निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाती है, यानी कि पंप करता है। और इस प्रकार जब दायां अलिंद फैलता है तो शरीर से विऑक्सी रुधिर इसमें क्या हो जाता है, आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, दायां निलय क्या हो जाता है, फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार संपूर्ण शरीर में क्या होता है, रक्त का परिसंचरण होते रहता है। समझ में आ गया। आगे देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम, आगे है आपका जाइलम और तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन में क्या अंतर है। तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। जाइलम जो है पौधे में जल तथा खनिज लवण का वहन करता है। जल का वहन जड़ से ऊपर की ओर करता है। जाइलम जल का वहन साधारण भौतिक बलों से वाष्पोत्सर्जन आदि द्वारा होता है। उसके बाद फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों द्वारा जो भोजन बना होता है उसके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों में तैयार भोजन का वहन सभी दिशाओं में करता है। और फ्लोएम द्वारा भोजन के वहन से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन के वहन में जो है वो क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 13वां नंबर का प्रश्न, कहता है फुफ्फुस में कुपिका तथा वृक्क में वृकाणु यानी नेफ्रॉन की रचना का एवं क्रियाविधि का तुलना कीजिए। यानी कि फुफ्फुस में कुपिका जो है उसका क्रियाविधि का वर्णन करना है, और वृक्क में जो नेफ्रॉन है उसके बारे में, वृकाणु जो है उसको करना है। तो देखिए, इसके क्रियाविधि का तुलना किया गया है। देखिए, कुपिका में दिया हुआ है, फुफ्फुस में कुपिकाएं छोटे छोटे गुब्बारे की संरचना है। आप चित्र के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं। कुपिकाओं की दीवारें एक कोशिका जितनी ही होती है, मोटी होती है, और इसमें रक्त कोशिका एक गुच्छ होता है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि कुपिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। ठीक इसी प्रकार नेफ्रॉन में जो है वृक्क में वृकाणु नलिका के आकार का होता है। इसमें क्या होता है, गुब्बारे का आकार का होता है। फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ भी होता है। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनी ब्रज पदार्थों जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल आदि को छानकर अलग किया जाता है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल का क्या होता है, पुनर्शोषण होता है। तो आपका जो है ये अध्याय 6 का जैव प्रक्रम का ये अभ्यास के बीच का जो प्रश्न उत्तर है, यहीं पर इसका वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो जो है हम
अध्याय 7 का महत्वपूर्ण तथ्य का बना के अपलोड कर देंगे। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबों से फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, लाइक करें वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ हम आप सबों के सामने आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।